हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे फिर पुनः स्वागत है। और हम लोग बेसिकली एक टॉपिक कर रहे थे जिसके बारे में बात कर रहे थे ब्लड। तो ब्लड का लेक्चर 1, ब्लड पार्ट 2, ब्लड पार्ट 3 में डिटेल स्टडी हम लोग किए हैं। पहला ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी देखे थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग ब्लड में आरबीसी के बारे में देखे थे। थर्ड पार्ट में हम लोग ब्लड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, कार्पिल्स के बारे में पूरा क्लास खत्म हो चुका था। आज का जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो आप लोग के सामने एक खूबसूरत सा टॉपिक आया जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में, जिसका मतलब होता है खून का थक्का जमना। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे खून का थक्का जमना। तो ये आज हम लोग का ब्लड पार्ट 4 का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, खून का थक्का जमना, ब्लड क्लोटिंग होता क्या है। मान लिया जाए कि आपका किसी कारणवश आपका हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग कट गया। जैसे ये हाथ ही का पार्ट अगर कट गया तो कटने के बाद लगातार क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। अगर वहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा, खून का थक्का नहीं जमेगा, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे आपके बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे आपके बॉडी से सारा ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब आपके बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो धीरे धीरे आपके बॉडी में सुस्तापन आने लगेगी और आपका बॉडी फिर डेड की स्थिति में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या वैसा उपाय करें कि जिसकी सहायता से खून रुके। तो सिंपली आप एक चीज़ को समझिए कि जैसे ही आपको कहीं कटा तो आपके बॉडी से ब्लड निकलना शुरू होता है, और जैसे ही आप वहाँ पे कुछ समय तक आप उसको दबा देते हो तो दबाने के साथ साथ वहाँ पे ब्लड रुक जाता है और वहाँ पे एक पपड़ी जैसा एक लेयर बनने लगता है, जो क्या करता है कि अंदर वाले सारे प्लाज्मा को, अंदर वाले सारे ब्लड के पार्ट को क्या कर लेता है, रोक के रखता है। ठीक है, तो इससे हमारा ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, यानी जो भी ब्लड बाहर निकलना चाहिए, यानी जो भी ब्लड हमारा बॉडी को धीरे धीरे कम कर रहा था ब्लड की मात्रा, वो धीरे धीरे ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा और ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में रुक जाएगा। तो खून का थक्का बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉडी का सारा ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा। बेसिकली आप लोग क्लोटिंग ऑफ ब्लड में क्या सीखे कि जैसे हमारे बॉडी से किसी पार्ट से अगर कुछ कट जाता है तो खून निकलने लगता है, हम लोग उसको कुछ समय तक ऐसे रोक लेंगे। धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन मत रोकिएगा, 4-5 मिनट रोक लीजिए। ठीक है, जैसे उसको रोकिएगा तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर एक पापड़ी लेयर बनने लगेगा जो अंदर वाले ब्लड को वो रोक लेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं खून का थक्का जमना, यानी ब्लड का क्लोटिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर एक एक से इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो ब्लड क्लोटिंग होता है वो किसके कमी से होता है। ठीक है, तो ये विटामिन के के कमी से, आप यहाँ पे याद रखोगे, विटामिन के कमी से आपका ये खून का थक्का जमता है, यानी ब्लड का क्लोटिंग होता है। ठीक है, ब्लड का क्लोटिंग जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड का क्लोटिंग होता है। पहली बात है। दूसरी बात है, ब्लड अगर जम रहा है आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली, अगर ब्लड जम रहा है जहाँ पे पपड़ी लेयर बनता है, तो ब्लड जमने की प्रक्रिया को, ब्लड जमने की प्रोसेस को, जैसे देखते हो दूध जमता है तब दही बनता है, तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली समझेंगे कि जो भी हमारे बॉडी में अगर ब्लड जम रहा है तो जमने की प्रोसेस को बोलते हैं कास्केडिंग प्रोसेस। अगर हमारे बॉडी में ब्लड जम रहा है तो जमने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे भाई, कास्केडिंग प्रोसेस। कास्केडिंग प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो जमने लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट से कट गया तो उसको लगभग 2-4-5 मिनट तक दबाए रखो। 4 मिनट लिखे हैं, इसका मतलब 4 दिन नहीं, समझ लो क्या, इन्हें कि किसी का कटा है, वो जहाँ जहाँ दौड़ के जा रहा है उसके साथ 4 दिन तक दबाइले चलो, वैसे कुछ नहीं करना है। बस 4 से 5 मिनट तक उसको तुम दबा दो। दबा दोगे आप तो एक फायदा होगा कि वो धीरे धीरे ब्लड का जो बहाव था वो कम हो जाएगा और वो लेयर बनाना शुरू कर देगा। तो 4 से 5 मिनट आप इसको याद रखोगे। कितने याद रखोगे, 4 से 5 मिनट। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो ब्लड क्लोटिंग होता है वो टोटल हम लोग 4 स्टेप में देखेंगे। ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो हमारे बॉडी में कितने स्टेप में होगा, 4 स्टेप में ये लेयर बनाना शुरू करता है। ठीक है, और ब्लड क्लोटिंग में बेसिकली ब्लड का कौन सा पार्ट टेक्स प्लेस करता है,
तो ब्लड का प्लाज्मा तो नहीं करता, वो तो लिक्विड सबस्टांस है, वो तो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, तो करता है रुधिराणु यानी कार्प्यूल्स करता है। तो कार्प्यूल्स में भी 3 आता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स, और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। तो याद रखिएगा ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार अगर कोई होता है तो वो होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब आइए वो 4 स्टेप क्या क्या है इसके बारे में खूब अच्छे से समझते हैं। पहला चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स किसके प्रेजेंट में आ जाता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट। देखते हैं जैसे ये कट जाता है तो वो थ्रोम्बोसाइट जो आता है वो किसके प्रेजेंट में आ गया? ऑक्सीजन। और जैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स ऑक्सीजन यानी प्लेटलेट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है तो वो एक लेयर का शुरुआत करने लगता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी तक वो थ्रोम्बोसाइट्स था, प्लेटलेट्स था, लेकिन जब ये थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, ऑक्सीजन से कंबाइन किया, तो इस लेयर का नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ये एक एलिमेंट को कंबाइन करता है जिसका क्या नाम है? कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। और ये कैल्शियम को कंबाइन करके सीधे जाता है किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन के पास। उसको उठाता है कि चलिए वहां पे खून जो है वो निकल रहा है, हमको लेयर बनाना है, थक्का बनाना है, तो ये जल्दी से ये दोनों मिलके पहुंचता है किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन के पास। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन का मतलब कुंभकर्ण भाई, उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, खूब मजे से सो रहा है। तो जब वो सो रहा है तो वो प्रोथ्रोम्बिन किस फॉर्म में है? इनएक्टिव के फॉर्म में। तो ये दोनों मिलके उसको गया जगाने का काम किया और ये माइंड में सोचने लगा कि कुछ हुआ तभी हमको जगा रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन अभी किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जब आता है प्रोथ्रोम्बिन तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बिन। अभी प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जब ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आता है तो यहाँ पे क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन का मतलब जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में आ गया तो वो समझ गया कि जरूर यहाँ पे कोई कुछ घटना घटा है, जरूर कटा है, तभी सब परेशान हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अब थ्रोम्बिन जो है अपना रेडी हो जाता है और थ्रोम्बिन जाके रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है किसके साथ? फिब्रिनोजन के साथ। तो जब थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ कंबाइन करता है तो वहां पे बनाता है वो फाइब्रिन। क्या बनाता है? फाइब्रिन। यही वो 4 स्टेप है। और जैसे ही फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालीनुमा स्ट्रक्चर। और यही फाइब्रिन जैसे ही यहाँ पे बन गया, इसका मतलब कि ये फाइब्रिन जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो सॉलिड पार्टिकल है। अब ये जाली में से तो सॉलिड पार्टिकल जा नहीं पाएगा, तो वहां पे आके वो अड़क जाता है, रुक जाता है। तब उसके बाद जो भी अंदर से प्लाज्मा था, लिक्विड सबस्टेंस, अब वो कैसे पार पाएगा भाई? अब तो पार नहीं पाएगा। तो जब वो पार नहीं पाएगा तो यही लेयर बनने की पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। और यही हमारा वो 4 स्टेप में होता है। यही जो है वो हमारा बेसिकली कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खून का थक्का जमना। ठीक है, जैसे एक सिंपली समझो कि नाली है, नाली में खूब हड़हड़ा के पानी जा रहा है। ठीक है, और हमको जितना भी उसमें सॉलिड सबस्टेंस था उसको रोकना है, तो हम लोग क्या करते हैं? लोहा का जाली लगा देते हैं कि ताकि सॉलिड सबस्टेंस उससे पहले आके चिपक जाए। तो जैसे ही चिपक जाएगा तो अंदर वाले पानी को भी क्या कर देगा? रोक के रख देगा। तो वही काम करता है कौन? फिब्रिन। ठीक है, तो एक बार ये चारों स्टेप को आप लोग अच्छे से क्लियर करोगे। पहला स्टेप थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन एलिमेंट के साथ मिलेगा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ इसलिए कंबाइन करेगा क्योंकि ये दोनों मिलेगा तभी अपने आप को ताकतवर। कोई अकेला इंसान अपने को ज्यादा ताकतवर नहीं समझता है, अगर उसका कोई साथ देने आ जाता है तो लगभग उसको थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिलने लगता है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके अब जाके उठाता है किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन, कुंभकर्ण के पास, कि चलिए कुछ वहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रोका जाए। तो प्रोथ्रोम्बिन तो अभी सुतल है, कुंभकर्ण है, तो वो किस फॉर्म में? इनएक्टिव। तो इनएक्टिव से जब एक्टिव फॉर्म में आता है तो प्रोथ्रोम्बिन को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन होता है इसका मेन काम क्या है? तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये जो थ्रोम्बिन होता है ये
थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म होता है और ये पूरा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, यानी समझ गया कि हमको कोई बोल रहा है या हमको कोई जगा रहा है तो जरूर कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब ये उठ के फिब्रिनोजेन के साथ कंबाइन करता है और जब फिब्रिनोजेन के साथ ये कंबाइन करेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे फाइब्रिन और ये आपका जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया। अब समझिए, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखोगे। आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए कौन सा कार्प्यूल्स ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी वो क्या है, प्लेटलेट्स है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एक का नाम है फिब्रिनोजेन और एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस विटामिन के कमी से होता है, तो वहां पे याद रखोगे आप विटामिन के। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कोई पूछेगा कि ये ब्लड क्लोटिंग जो है वो किस तत्व के कारण होता है या किस तत्व के कारण इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, तो याद रखना उस तत्व का नाम, उस एलिमेंट का नाम क्या है, कैल्शियम है। उस एलिमेंट का नाम क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, दो और कंडीशन आपको बता रहे हैं जिसके बाद हमारा ये ब्लड क्लोटिंग जो टॉपिक है खूब अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड निकल रहा है तो इसको ऑक्सीजन अगर मिल जाएगा तो ये धीरे धीरे जमना शुरू कर देगा, तो बाहर इसको ऑक्सीजन मिल जाता है और बॉडी के अंदर हेपरिन पाया जाता है। बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे याद रखना दो चीज, दो कंडीशन है, दो क्वेश्चन है। एक यहां पे एंटी क्लोटिंग का मतलब क्लोटिंग के विरोध काम कौन करता है, हेपरिन, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसका मेन काम है कि वो बॉडी के अंदर खून का थक्का नहीं होने देता है। बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग यानी खून जमने नहीं दे देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हेपरिन पाया जाता है और हेपरिन जो है कंटिन्यूअसली ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। अजीब सिचुएशन है हम लोग के बॉडी का कि बॉडी के अंदर वो जमने नहीं दे रहा है ब्लड को, और हम लोग बाहर सोच रहे हैं कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो जम जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए भगवान बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और एक चीज ऐसा बनाया कि ये जो ताकतवर है कौन, हेपरिन, जो अंदर ब्लड जमने नहीं दे रहा है, ये ताकतवर तो बहुत ज्यादा है। ये चारों जो है प्रोसेस को, ये थ्रोम्बोसाइट, ये सब चीज को अकेले मार देगा, लेकिन इसको एक चीज से डर है कि इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ना तो ये हेपरिन खुद मर जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि एंटी क्लोटिंग, यहां पे आपको हम एक चीज बात लिख दे रहे हैं, एक चीज आपको हम क्या लिख रहे हैं, एंटी क्लोटिंग का मतलब हेपरिन जो बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, जिसका नाम क्या बता रहे हैं, हेपरिन। नाम आपको क्या बता रहे हैं भाई, हेपरिन। इसको याद रखोगे, यहां तक आपको बेसिकली क्लियर है। अच्छा, हेपरिन जैसे ही बाहर आएगा तो उसको ऑक्सीजन से खतरा था, ऑक्सीजन मिल गया तो हेपरिन मर जाएगा, तो वो सोच रहा था नहीं जमे, लेकिन ऑक्सीजन के मिलने के साथ साथ वो जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ब्लड क्लोटिंग का क्लास था, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग कल नेक्स्ट डे के लेक्चर में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट खूबसूरत सा टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में, कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बेटा बेटी में ब्लड ग्रुप कौन सी आने की संभावना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए कॉन्सेप्ट वाला के साथ। धन्यवाद।